ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बने हुए हैं तीसरे चरण के मतदान के कवरेज को लेकर। तीसरे चरण में देश भर में 93 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और सुबह 7 बजे से देश भर में वोटिंग शुरू हुई और 2 घंटे तीसरे चरण की वोटिंग में पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। एमपी की 9 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की बाकी बची हुई 7 और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग संपन्न हो जाएगी सभी 11 सीटों पर और तस्वीरें भी लगातार आ रही है। परीक्षा तो हितेश जी इन्हीं की है, महाराष्ट्र में इन्हीं की परीक्षा है। बिल्कुल भैया, असली और नकली के बीच में कौन असली और कौन नकली ये तो पता चल जाएगा 4 जून को, लेकिन परीक्षा है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? शरद पवार मुझे लगता है कि अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव इस बार अगर लड़ रहे हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि एक तरह से प्रतिष्ठा का ये चुनाव बन चुका है, वजूद का ये चुनाव बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से पहले टूट हुई, पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, पार्टी का सिंबल पार्टी के पास नहीं रहा, ऐसी स्थिति में इस बार ये चुनाव होना। सुप्रिया सुले जो है वो बारामती सीट से मैदान में है, इनके सामने अजीत पवार की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, तो ये सीट भी फंसी हुई है, इसमें काफी चीजें भी हैं। बिल्कुल। और गुना से खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि वोटिंग बढ़े, विकसित भारत के लिए वोटिंग होनी चाहिए। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि बढ़े और दूसरी तरफ अपनी पार्टी का स्लोगन भी दे। लोकतंत्र का महापर्व, भारत के विकास, भारत की प्रगति सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। भाई बहनों से केवल गुना में नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें। और हितेश जी, एक खबर ये आ रही है कि मुरैना से 3 प्रत्याशी यानी बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये नजरबंद कर लिए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर नजरबंद हो गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नजरबंद हो गए और बसपा के प्रत्याशी रमेश गर्ग भी नजरबंद हो गए। असल बात, सत्यपाल सिंह सिकरवार हितेश जी उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक एजेंट को उठा लिया गया, ये उसकी शिकायत हुई। उसके बाद तीनों प्रत्याशियों को पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, तीनों एक साथ वैसे तो देखना पसंद ना करें, लेकिन ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि जहां एक साथ बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के और भाजपा के प्रत्याशी हैं और इस वक्त इन्हें पुलिस कंट्रोल रूम में नजरबंद किया हुआ है। क्योंकि यहां से शिकायत, जैसा कि अब राहुल बता भी रहे हैं कि शिकायत हुई थी सत्यपाल सिंह सिकरवार जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनकी तरफ से कि उनके किसी एजेंट के साथ में कुछ गड़बड़ी यहां पर हुई है। वो एक जगह सराय छोला जी, वहां पर, और सराय छोला में उनका कहना था कि उनके एजेंट को उठा लिया गया, ये उनका आरोप था। उसके बाद तीनों को नजरबंद किया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नजरबंद किया गया आप लोगों को? नहीं, कोई नजरबंद नहीं किया गया। वो आ गए सामने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बसपा के अंदर बैठे हैं। तीनों प्रत्याशियों को प्रशासन ने बुलाया, एक साथ बैठेंगे। चूंकि शासन की व्यवस्था है ऐसी करना, इसे शासन का सहयोग करेंगे। क्या कुछ उनसे पूछो, वो मैं तो खाऊंगा पिएंगे क्या? आप क्या नजरबंद को समर्थन कर रहे हैं? स्थिति है विधानसभा का जो परिणाम ऐतिहासिक रूप से आया था, 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इस लोकसभा चुनाव में भी इतिहास बनने वाला है। 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य पर आउट होने वाली है। पहला चरण, दूसरा चरण, अब उसके बाद तीसरा चरण। बताया जा रहा था कि पहला चरण, दूसरा चरण, कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी कि स्थिति आप लोगों की खराब है, तीसरे चरण में और स्थिति खराब हो जाएगी, तो क्या मानते हैं आप तीनों चरणों को मिला के? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों के चुनाव जो है अब हो गए। कांग्रेस भय और भ्रम की राजनीति करती है, पर जिस प्रकार से आज देश की जनता का मूड है और कांग्रेस में भगदड़ मची है,
कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, वो होने वाला है। ये जनता का उत्साह 3 चरण के मतदान में बताता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और अब की बार 400 पार होने वाला है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस का जो मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर बात करती हो, संविधान के मुद्दे पर बात करती हो, महंगाई के मुद्दे पर बात करती हो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से झूठ पर झूठ कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देश की जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की समाप्त हो गई है। भय और भ्रम की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। विकास की राजनीति, विश्वसनीयता की राजनीति देश में चल रही है और विकास भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विश्वसनीयता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इसलिए देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे बढ़कर देश और प्रदेश की जनता आ रही है, मतदान कर रही है। ईमानदारी से बताइए कितने कमल खिला रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाली है। और इस वक्त सीधे आपको लिए चल रहे हैं, गांधीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गुजरात के गांधीनगर में चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, इसी सीट से आज यहां पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। मैदान में भी हैं इसी सीट से और इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पर देखिए जो लोग पहुंचे हैं वो बाकायदा ऑटोग्राफ उनका ले रहे हैं। और गांधीनगर सीट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से इस वक्त मैदान में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। से भारतीय राजनीति में खासतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में भी इन्हें देखा जाता है और गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट डालने के लिए खुद पहुंचे हैं परिवार के साथ। अच्छा, ये जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां कभी लाल कृष्ण आडवाणी लड़ा करते थे और जिस घर में रहते हैं दिल्ली में वहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे। 6A कृष्णा मेनन मार्ग, ये उनका आवास है। और पंकज चतुर्वेदी जी इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज तीसरे फेज में क्या हुआ? हाँ, ऐसे ही रहिए, ये अच्छा लग रहा है। क्या स्थिति है पंकज जी अभी की? एकदम बम बम भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। 29 की 29 मध्य प्रदेश में, 11 की 11 छत्तीसगढ़ में और अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद को लेकर, जन कृपा को लेकर आश्वस्त और निश्चिंत है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर जिस प्रकार पिछले 10 सालों का भारत का अप्रतिम विकास, अगले 25 साल 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन और 1000 साल बाद का विजन, इसके आधार पर निश्चित तौर पर कमल के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अमित भाई शाह अपने पूरे परिवार के साथ, सपत्नीक और बेटे के साथ भी पहुंचे हैं। जय शाह भी यहां पर मौजूद है और अच्छी बात है हितेश जी, अच्छा लगता है जब आप पंक्ति में होते हैं। बिल्कुल, चूंकि आज तो सब बराबर है ना भाई। हाँ। आज तो सब बराबरी का खेल है। आज जनता ही जनार्दन देखिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमित शाह है, उनकी पत्नी है और आगे उनके सुपुत्र है, बल्कि बीच में आ गए अब तो जय शाह, और ये सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। इसके पहले अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे। चूंकि यहीं आज वोटिंग भी हो रही है और यहीं से चुनाव लड़ रहे, कुछ बातचीत हो रही है, पिता पुत्र में बातचीत हो रही है, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। जो वहां की प्रक्रिया होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको वो निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जी भी उसको फॉलो किया और जाहिर सी बात है सभी को फॉलो करना चाहिए। तो ये IBC 24 का हितेश जी सुबह के 6 बजे से, बिल्कुल, बल्कि 5:55 से ही हमारा कमिटमेंट ये था कि कोई भी तस्वीर छूटेगी नहीं। बिल्कुल। आप भाई, अब 11 राज्यों में चुनाव है, अब उसमें एक केंद्र शासित हो तो 11 मिला लीजिए उसको। बिल्कुल, कुछ लोग इसी के फेरे पड़ जाते हैं। बिल्कुल राहुल जी, कई वर्षों से IBC 24 इसका पर्याय बन चुका है। बिल्कुल, चुनाव मतलब IBC 24 अगर हम कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि लगातार हर बार हर चुनाव में IBC 24 ने इस बात को प्रूव किया है।
बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, देश के अलग अलग इलाकों की हो, IBC 24 का कवरेज चुनाव के मामले में बहुत अलहदा रहा है। और यही वजह है कि लगातार आज सवेरे से आप भी यहां पर लगे हुए हैं। और जैसा हम चर्चा कर भी रहे थे कि सभी लोगों को आज वोट डालना जरूरी है। हम ये लगातार अपील भी करते हैं कि सारे काम बाद में और पहले मतदान जरूर करें। और इसी कड़ी में मैंने भी आज वोट किया है। और आप थोड़ा विलंब भी हो गए, 8 बजे का बुलेटिन आपका लगा था मेरे साथ, लेकिन आपने बताया कि भीड़ बहुत लंबी थी जी। तो थोड़ा मुझे खुशी हुई हाँ। कि आप विलंब हुए, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि वोटर है बड़ी संख्या में वहां पर, तो ये खुशी हुई। और अमित शाह की पत्नी, उन्होंने अपने मताधिकार, अब जैसे बीप बजेगा तो हो जाएगा, बिल्कुल ये बीप की आवाज सुनाई दी तो यानी आपका मतदान हो गया। तो ये बीप जो है ये मतदान की ताकत है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब आ गए गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, अब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज देखिएगा हितेश जी, जब ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वीवीपैट भी देखेंगे। हाँ। 4 सेकंड देखेंगे कि पर्ची निकली कि नहीं निकली। हाँ। प्रधानमंत्री ने भी देखा था। और पर्ची उसके आने के बाद ही बीप बजता है। हाँ। और तभी हुआ कि मतदान आपका संपन्न हुआ पूरी तो ये तरीके से। वीवीपैट जो है ये नई सुविधा है, पहले ये सुविधा नहीं थी, यानी कि आपने वोट किसे दिया ये भी आप तुरंत देख पाते हैं उस वीवीपैट मशीन में। और देखिए ये गृह मंत्री ने वोट किया और अब विक्ट्री का निशान दिखाते हुए, अच्छा, उनकी पत्नी दिखा रही कि हमने वोट किया, लेकिन अमित शाह क्योंकि कैंडिडेट भी है यहां से ना, वो कैंडिडेट भी है तो विक्ट्री दिखा रहे हैं। विक्ट्री का साइन ये माना जाता है, यानी वो बता रहे हैं कि भैया जीत हमारी। अब जीतेगा हारेगा कौन, ये तो 4 तारीख को हम आपको सबसे पहले बताएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे पहले जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ मतदान कर लिया है और अच्छा लग रहा है कि धनंजय जी भी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी देर से जब आप जुड़े धनंजय जी, तो पंकज चतुर्वेदी जी हैं, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि देखिए 29 में से 29 हमारी है और 11 में से 11 हमारी है। तो मैंने कहा कि मैं इसे क्या मानूं, तो उन्होंने कहा कि आप इसे कॉन्फिडेंस मानिए। आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत दिन है जब तीसरे चरण के यहाँ पे मतदान देश की जनता करने जा रही है और सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन दावा और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। अच्छा, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जहां भी मतदान हो रहे हैं, वहां की जनता आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जब भाजपा 400 सीट पार करती की नारा लगाती है, मध्य प्रदेश में 29 सीट की बात करती है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट की बात करती है। के लिए आपको रोक रहे हैं, अटल श्रीवास्तव आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, एक बार उनको सुन लेते हैं। जाना होगा इस बार आप लोग। देखिए, जनता, इस देश की जनता बहुत समझदार है। भूखे भजन न होए गोपाला, जब पेट पे रोटी ही नहीं जाएगी, जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा। तो सबसे पहली ज़रूरत आदमी की यही है कि उसको पेट में रोटी मिले, उसको रोजगार मिले, उसके हाथों को काम मिले। और अब देश की जनता समझ गई है कि भुलावे में नहीं आने वाली है। इनके पाखंडी हिंदुत्व के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। अब जनता विकास के नाम पर वोट देगी। लेकिन आप कहाँ रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं? भाजपा तो बोल रही है मोदी के चेहरे के सामने कुछ भी नहीं है। देखिए, मोदी का चेहरा अब उजागर हो चुका है, मोदी के चेहरे से पर्दा हट चुका है। वोटों की राजनीति करने वाले लोग, वोटों की राजनीति से सत्ता हथियाने वाले लोगों का पर्दाफाश हो चुका है और जनता बहुत अच्छे से समझ गई जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है और जिस तरीके से देश की संपत्तियों को उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया जा रहा है। ये चुनाव उसका चुनाव है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में आपने चुनावी कैंपेन भी किया है, क्या स्थिति देखते हैं? विधानसभा चुनाव में तो करारी हार कांग्रेस को मिली थी, ऐसे में चुनौतियां तो थी लोकसभा चुनाव में। छत्तीसगढ़ में लगभग 11 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस जीतेगी मिनिमम, और उससे आगे भी बढ़ सकती है। पर आज की डेट पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस 6 सीट जीत कर आ रही है। बड़ा दावा कर रहे हैं लेकिन आप 6 सीट का, क्योंकि 2 सीट से ज्यादा अभी तक कांग्रेस यहाँ जीती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस 6 सीट से ज्यादा जीतेगी, 6 सीट से कम नहीं होगा। एक बार अपील कर दीजिए मतदान करने, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, मतदाता मतदान करने पहुंचे। एक बार अपील। मैं सभी मतदाता भाइयों से चलिए ठीक है कि देश के बात सुन ली गई है अटल श्रीवास्तव जी की। अटल श्रीवास्तव, देखिए जैसा आपने बताया कि अटल श्रीवास्तव पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे। चुनाव हालांकि जीत नहीं पाए अरुण साव के सामने, और इस बार कोटा से विधायक हैं। और अपना आप सवाल करना चाह रहे थे जी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि धनंजय सिंह ठाकुर जी, ये आप क्यों कह रहे हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, जबकि पंकज जी कहते हैं कि 80 करोड़ को तो हम दे रहे हैं अनाज, और आप कह रहे हैं भूखे भजन होगा ही नहीं।
मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा, जिन जिन 80 करोड़ लोगों की बात करते हैं अनाज देने की, हाँ, वो 2000 उसमें अधिकांश के हाथ में रोजगार था, अधिकांश लोगों की आय थी, अधिकांश लोग आर्थिक से मजबूत थे। ऐसा क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखने के बाद कि वो 80 करोड़ लोगों की स्थिति ये हो गई कि उन्हें गवर्नमेंट से 5 किलो अगर चावल ना मिले तो बेचारा खाना ना खा पाए? तो ये तरक्की कैसी हुआ देश का? ये तो देश की खस्ता हालत के प्रमाण है, और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी का लायक भी नहीं कमा पा रहे हैं, 2 जून की रोटी भी उनके लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। उनको लाइन में राशन दुकान में लगकर राशन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि इस देश की स्थिति ये बना दी है ना। ये तो वही स्थिति हो गया जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे, जब देश आजाद हुआ तो 33 करोड़। पंकज जी, धनंजय जी का पक्ष आपने सुना ही, वो कह रहे हैं कि ये स्थिति बनी ही क्यों? धनंजय जी 2 जून की रोटी की बात कर रहे थे। 4 जून को कांग्रेस पार्टी की रोजी रोटी सब बंद हो जाएगी, 2 जून से 2 दिन और आगे। अच्छा। और धनंजय जी की पार्टी अभी समझना नहीं चाह रही। अभी धनंजय जी के सहयोगियों ने झारखंड में कल जो किया 31 करोड़ का नोट का पहाड़। आप सोचिए राहुल जी, आलमगीर नाम के मंत्री झारखंड के इंडी गठबंधन के, उनका पीए का नौकर जहांगीर, वो 31 करोड़ का आसामी है। और धनंजय जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग। अरे धनंजय भैया, ये भंडार भरे भारत के, इसलिए बांटा जा रहा है। जरा अर्थव्यवस्था देखिए भारत की, दुनिया की 5 नंबर की इकोनॉमी है। पूरे दुनिया में जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं करा रही हैं, 2.5% पर पूरा यूरोप है, 5% नीचे चाइना और अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, और हम लोग 7% की इकोनॉमी। कांग्रेस बात करती थी 2043 में भारत को हम 3रा नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। मोदी जी का वादा है 3रे कार्यकाल में 2026 में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आज हम रक्षा के मामले में लगभग आधे आत्मनिर्भर हो गए, तो कांग्रेस के घोटाले समाप्त हो गए। और हम तो धनंजय जी से पूछना चाहते हैं, धनंजय भाई, भारत माता की तरक्की से तकलीफ क्या है आपको? इसलिए कि जो धनंजय जी, कोई तकलीफ है आपको? मैं 2-3 सवालों का जवाब दूंगा, थोड़ा अवसर दीजिएगा। हाँ। ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था देश में 5वें नंबर पर है, और उस 5वें नंबर को मान लिया भी जाए तो भाई, जिस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, उस देश के 80 करोड़ नागरिक के पास 5 किलो राशन खरीदने का पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आंकड़ों का माया जल मत बिछाइए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस ने घोटाला किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाषणों पर, मन की बात पर, चुनावी राजनीति के लगभग 1000 मंचों पर भाषण दे चुके हैं, आरोप लगा रहे हैं। 10 साल में आपने कितने घोटालों पर कार्रवाई किया? आपने 2G, 3G, 4G और जीजा जी पे जो आरोप लगाए ना, हरियाणा की आपकी सरकार ने जीजा जी को क्लीन चिट दे दिया। तो आप आरोप मत लगाइए, आप काम बताइए कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो इस देश के 80 करोड़ जनता की अर्थव्यवस्था खराब क्यों है? वो 5 किलो चावल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो दाल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो दूध नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्या ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आप चला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात आप देखिएगा, मैंने कहा ना, इस देश में आजादी के बाद जो 33 करोड़ लोग थे, जो पढ़ने और सुनने को मिलता है, उनके पास न खाने की पर्याप्त व्यवस्था थी, न पहनने की व्यवस्था थी, न चलने की सड़क। ये कह रहे हैं हितेश जी की माहौल बनाती है बीजेपी। जवाब लेंगे पंकज जी से, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नर्मदा प्रेम, बिल्कुल तस्वीरें पूरा मध्य प्रदेश तो कम से कम जानता है। वो देखिए, अब आप विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, और अमित शाह देखिए मतदान किया उन्होंने, और तत्पश्चात पूजा कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों हमारी स्क्रीन पर है। उसके बाद पंकज जी से जवाब लेंगे, जो धनंजय जी का सवाल है उसका जवाब लेंगे। लेकिन जैसा कि कमिटमेंट था कि हर तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, अब वो चाहे गांधीनगर की हो या फिर विदिशा की हो या जैत की हो, वो तस्वीर आपके सामने होगी। अब शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं मां नर्मदा से, हाथ जोड़े हुए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो उनका अंतर्मन ही जाने। हितेश जी, हम लोग आकलन कर सकते हैं। बस परिक्रमा भी इन्होंने की थी जब ये मुख्यमंत्री थे, और उस दौरान उस परिक्रमा की बड़ी चर्चा होती थी, और अब चूंकि वोट इन्होंने किया है। भारत की कल्पना करके पुरंदर मिश्रा जी को सुन लेते हैं। रणनीति तय किया, विश्व गुरु बनाने का जो किया है, और अभी नया उनका नारा है विश्व मित्र, भारत को विश्व मित्र राज्य ऐसे नारा है, उसको लेकर के हम वोट देने आए हैं, और लोगों में उत्साह है। और जगन्नाथ जी भी आज कृपा की हैं, धूप नहीं है, बदली है, तो सब भगवान साथ में है, राम जी साथ में है,
सब है, हम वोट देने आए हैं और अधिक से अधिक वोट से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम पूरे 11 में 11। एक आध तो कांग्रेस जीतेगी ना? उनके बाद तो कोई खाए नहीं, लोग प्रत्याशी ठीक से नहीं है। प्रत्याशी ठीक नहीं, 3-4 पे तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आप बता रहे थे, कुछ लोग बीजेपी के भी नेता बता रहे हैं कि 3-4 सीट पे अच्छी फाइट है। देखिए हमारा 11 पे 11 है, रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उस दिन बात करेंगे। चलिए, तो वोट देने पहुंचे हैं और देखिए ऑटो पे सवार होकर के ये वोट देने पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी है, बीजेपी के नेता अशोक बजाज जी भी है और ये वोट देने पहुंच रहे हैं। और जिस वोट केंद्र पे खमाटी का एक स्कूल है और वहां पर ये वोट देने के लिए पहुंचे हैं। चलिए, तो धनंजय जी जानना चाहेंगे आपसे कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतने का दावा कर रहे हैं और पुरंदर जी तो ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी ही सही नहीं उतारे आप लोगों ने, कैसे जीतेंगे? मैं एक बात आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता का पार्टी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी 400 सीट जीतने का दावा करते हैं, पंकज भैया हमारे 29 सीट जीतने का दावा करते हैं। तो वापस आ जाऊंगा मैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव को सुन लेते हैं। आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी, न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हुए और वो आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर, और उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कह भी दी कि 2 माँ के सपूतों के बीच में ये जंग है। एक तरफ कहने की भारत माँ के सपूत और दूसरी तरफ विदेशी माँ के सपूत, को मिलाकर इस तरह की बातें लगातार होती रही हैं। धनंजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दावे कर रहे हैं कि 11 की 11 जीत रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी फाइट में हैं। ये नेता एक जुमला सुनाते हैं, जैसे अच्छे दिन आएंगे कहते नरेंद्र मोदी जी ने। 10 साल में जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए, बल्कि स्थिति हो गई कि गुल्लक के पैसे भी गायब हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, विदेश में जमा काला धन को लाएंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जी के बातों के चलते जनता ने जो वोट दिया, वो खुद के पैसे बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। गुल्लक में हमारी माता बहनें जो पैसा जमा करती थी, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने छीन लिया। मंगलसूत्र बेचने को मजबूर हुई इस देश की महिलाएं। तो स्वाभाविक बात है, ना 2 को रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुआ। तो ये भी 400 सीटें, 11 सीटें, 29 सीटें इनका जुमला है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक तारीफ करूंगा, मैं चाहे पंकज चतुर्वेदी जी हमारे भैया हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये झूठ बड़ी शालीनता से बोलते हैं और जुमला अच्छे सुनाते हैं। और जनता इस बार समझ चुकी है, ना इनका झूठ चलेगा ना जुमला, क्योंकि जनता को पता है उसके किचन में जो सिलेंडर जो अमित शाह को कुछ सुनते हैं। अमित शाह इस वक्त कह रहे हैं गृह मंत्री वोट डालने के बाद स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है।
मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में चलिए, अब वो गुजराती में संवाद कर रहे हैं तो गृह मंत्री ने ये कहा कि पूरे देश भर में इस तीसरे चरण में बड़े अच्छे वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 ही घंटे में गुजरात में 20% से ऊपर की वोटिंग हो चुकी है। गुजरात की सभी 26 में से 25 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 25 इसलिए क्योंकि राहुल एक सीट पर नतीजा पहले ही आ चुका है। सूरत सीट पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था और बाकी सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर निर्विरोध चुन ली गई। अब विजय बघेल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुर्ग से वर्तमान सांसद हैं, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और अपनी पत्नी के साथ ये स्कूटी पर सवार होकर वोट देने के लिए पहुंचे हैं और अब लाइन में लग रहे हैं और यहां पर ये अब वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, विधानसभा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, यही है नेताओं की खासियत, लेकिन वही जोश और खरोश लगातार रहता है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है। अब हितेश जी, आप सूरत की बात कर रहे थे, कम से कम एक तरफ तस्वीर और दिखा देते हैं राहुल आपको रोकते हुए, क्योंकि ये राम मंदिर की तस्वीर है, रायपुर के राम मंदिर, वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर की, जहां पर दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। विष्णुदेव साय वो राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम विजय बघेल की तस्वीरें दिखा रहे थे और यहां से बगिया के लिए रवाना होंगे। जशपुर में जो बगिया इनका गृह क्षेत्र है और वहीं पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे, जो सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत ये इनका इलाका आता है। तो बिल्कुल फिलहाल अभी दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम के और उसके बाद जशपुर जिले के ग्राम बगिया जाएंगे। वहां के बूथ क्रमांक 49 पर इन्हें अपना मत देना है। तो फिलहाल अभी प्रभु राम की शरण में, जिसके जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि हमारा कमिटमेंट है वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल हर तस्वीर सबसे पहले, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पंकज जी, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन धैर्य की परीक्षा तो सबकी है, चाहे धनंजय सिंह ठाकुर है, पंकज चतुर्वेदी जी हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं और लगातार आपको पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही अब तक अगर आपने अपना वोट नहीं कास्ट किया है तो घर से निकलिए, अपना वोट जरूर दीजिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपना वोट कास्ट करें, चाहे जो मुद्दे आपको पसंद आ रहे हो, चाहे जो प्रत्याशी आपको पसंद आ रहा, आप घर से निकलिए और उसके पक्ष में मतदान जरूर करिए। यह हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं। और स्क्रीन पर देखिए, आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरें। मैंने भी अपना वोट कर दिया है और आप भी अपना वोट जरूर करिए। देश भर की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आम लोगों की भी, खास लोगों की भी। सरोज पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ये दरअसल वोट इन्हें डालना होता है दुर्ग में, लेकिन ये चुनाव लड़ रही है कोरबा से। तो कोरबा के एक पोलिंग बूथ पर ये पहुंची जायजा लेने के लिए और वहां पर जो मतदाता लाइन में लगे हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात और पोलिंग की एक व्यवस्था देखने का। चूंकि प्रत्याशी हैं तो इन्हें एक व्यवस्था होती है, हालांकि इन्हें वोट डालना था दुर्ग में और चूंकि इतनी व्यस्तता इनकी वहां रहने वाली है तो ये वोट डालने के लिए दुर्ग नहीं पहुंचेंगी। लेकिन जहां पर मतदान चल रहा है कोरबा से ये मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ज्योत्सना महंत के सामने इन्हें मैदान में उतारा है, तो लिहाजा इनको दुर्ग में, वही मैं कह रहा हूं कि दुर्ग में इनको वोट डालना था, लेकिन ये कोरबा पहुंची हैं और यहां पर एक पोलिंग बूथ है, इस पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। इनको वोट डालना है क्योंकि दुर्ग की ये वोटर हैं, दुर्ग जिले की ये वोटर हैं। भिलाई में इन्हें वोट डालना था, लेकिन प्रत्याशी ने चूंकि कोरबा से बनाया हुआ है तो कोरबा में जो पोलिंग बूथ है वहां पर ये पहुंची हुई हैं और जायजा ले रही हैं। और इस बीच तमाम अलग अलग जगहों से, और इस बीच हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करें, एक बार सुनते हैं स्टार को।
मतदान हो रहे हैं उसमें कोरबा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर दो महिलाओं के बीच में मुकाबला है। बीजेपी से सरोज पांडे हैं और कांग्रेस से ज्योत्सना महंत है। बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो क्या माहौल दिख रहा है? लगातार सुबह से ही घूम रहे आज भी, और इसके लगातार जनसंपर्क पूरा कोरबा लोकसभा क्षेत्र में किया, किस प्रकार का माहौल दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पक्ष है और उनकी योजनाओं को लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा माहौल है। सुबह से आप यहाँ निकले हैं, जिस बूथ में जा रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है, और ये समझा जा सकता है कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, वो ज़्यादातर निकले हैं वोट देने। इसको क्या संदेश समझा जाए, क्या मैसेज समझा जाए? माहौल भी बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो भगवान भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लगातार बात करें तो मुद्दों की यदि बात करें तो किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा है यहाँ पर? क्योंकि अब दुर्ग से आप यहाँ पर आई हैं तो चुनौती भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो किन चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किए? हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार की पारी में जो हमारे 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, उनको लेकर हमने मैदान में अपनी बात रखी है। परिवारवाद के विरुद्ध लड़े हैं, लापता और निष्क्रिय सांसद के उनके व्यवहार के विरुद्ध लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, निष्क्रियता के खिलाफ जनता वोट करेगी। कांग्रेस के गढ़ के रूप में इसे कहा जाता है, खासकर चरणदास महंत जो ज्योत्सना महंत जी के पति हैं, उनका क्षेत्र में काफ़ी पकड़ रहा है, और चुनौती आपके सामने काफ़ी थी क्योंकि दुर्ग से छोड़कर यहाँ आना, पूरी टीम लेके आना, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना, तो किस प्रकार की चुनौती थी? और ज्योत्सना महंत की किस रूप से चुनौती देखते हैं उनके? मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनौती है, और मीठी गोली बहुत दिन तक नहीं खाई जा सकती। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो मीठी गोली बहुत वर्षों से देते रहे हैं। क्षेत्र के हालात बहुत ख़राब हैं, विकास के नाम पर शून्यता है, सरकार की योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुंचती हैं, लोगों को मिलने वाले लाभ नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जनता निर्णय करेगी। विकास का भी हमारा चुनावी मुद्दा रहा है कि चलिए, विकास का मुद्दा रहा है, ये बात कहना है। कोरबा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और इस वक्त उनसे हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। ज्योत्सना महंत यहां से वर्तमान की सांसद भी हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला सरोज पांडे के साथ में है, और ये 6 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर मतदान चल रहा है। सवेरे से ही, जब से आज वोटिंग की प्रोसेस शुरू हुआ, उसके पहले से ही लोग वोट डालने के लिए कतारों में पहुंचे हुए हैं। चूंकि गर्मी का समय है, यहां पर व्यवस्थाएं भी पूरी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है कि कतार में खड़े ना होना पड़े, इसलिए बैठने की व्यवस्था भी यहां पर की गई जगह जगह पर। और सवेरे से ही अब इस तरह की भीड़ हर पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त चूंकि हमारे साथ में हमारे लगातार मेहमान बने हुए, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, लंबे समय से आपको इंतजार हमने कराया, चूंकि चर्चा चल रही है और बीच में प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, चूंकि आज समय ही ऐसा है। लिहाजा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार हम लगातार दावों को लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलसूत्र की बात करना शुरू किया और बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है। क्या कहेंगे सर? देखिए हितेश जी, जब व्यक्ति परेशान होता है तो फिर वो कोई ऐसा रास्ता खोजता है जैसा कांग्रेस ने खोजा। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार इस देश में एक नया नारा दिया, मैंने 1952 से लेकर अब तक का इतिहास पढ़ा और कुछ चुनाव प्रत्यक्ष देखे, कभी भी इस देश में वोट जिहाद शब्द नहीं सामने आया। पर शर्म आना चाहिए कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं को कि वोट जिहाद जैसा नारा लगाकर आप इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हो, क्यों बांटना चाहते हो देश को? कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण लूटकर अपने फेवरेट वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपने लागू कर लिया, उसके पहले 4% एक्स्ट्रा दिया था ओबीसी काट कर, बीजेपी की सरकार बनी, विड्रॉ किया, फिर वापस कर दिया। आंध्र में 2004 में यही किया। तो ये कौन सी दिशा में आप देश को लेके जा रहे हो? आप घोषणा पत्र में कहते हो कि हमने कहीं मुसलमान शब्द नहीं लिखा, डरते हो क्या? काम तो वही करते हो, क्यों डरते हो लिखने से? हम तो नहीं डरते, क्योंकि हमारे मन में कोई भेद नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि हमने मुसलमान नहीं लिखा है सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करें। सच्चर कमेटी सिवाय मुसलमान की कोई बात ही नहीं करती। 2004 की रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात कर लीजिए। धनंजय जी, प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। आपके मैनिफेस्टो को लेकर इस बार बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही है, आप अपनी बात रखिएगा क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी आ गए, मुझे वो भी दिखाने, एक बार अपनी बात जल्दी रखिएगा।
पंकज चतुर्वेदी जी विद्वान प्रवक्ता है और ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ के बचा नहीं सकते हैं। इनके प्रिय पात्र चंद्रबाबू नायडू जी, उनका घोषणा पत्र इनको पढ़ना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को पढ़ाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मैं इसे पूछना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्र में कहीं मुसलमान शब्द लिखित नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी की जिसमें तस्वीर लगी हो सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का टाई अप है जिस पार्टी से, वो तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। और मैं एक बात को भी कहता हूं भाई, इस देश में अगर नरेंद्र मोदी 3 तलाक को खत्म करने की बात करते हैं तो क्या मुसलमानों की भलाई की बात नहीं करते? लेकिन वोट आता है तो मुसलमानों से नफरत की बात करते ताकि हिंदुओं को वोट ले सके वो। और ये बात इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल में कोई काम नहीं कर पाई है, इसलिए कहीं मंगलसूत्र पे खतरा बताते हैं, कभी हिरासत की बात करते हैं। अरे खतरा तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के हर किचन को हो चुका है, सड़क को खतरा हो चुका है। आप सड़क में भी जाएंगे ना तो आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा। चलिए पंकज जी, आपके पास में आ रहे हैं, कुछ वोटिंग परसेंटेज आ गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। शुभांगी, वोटिंग परसेंटेज बताइए। बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अब तक की बात करें तो वोटिंग का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 14.07% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर 13.24% वोटिंग हुई। और सुबह से ही लगातार अपडेट भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आप भी देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही लगातार जो दिग्गज है वो भी अपना मतदान कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि आपका एक एक वोट कितना ज्यादा जरूरी है। और दिग्गज तो मतदान कर ही रहे, लेकिन सुबह से ही लगातार लाइन भी लगी हुई है, लगातार लोग भी लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए पंकज जी, अपनी बात रखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं, आपके सहयोगी हैं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने बाकायदा मुस्लिम शब्द का जिक्र किया है, आरक्षण देने की बात भी की। बताइए। हितेश जी, कांग्रेस के लोग क्या है, थोड़ा पढ़ लिखते नहीं है ढंग से। अरे मेरे मित्र, इस देश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ना पहले ना थी, ना है, ना रहेगी। हम तो ये पूछ रहे हैं भैया, मुसलमान को रिजर्वेशन है ना ओबीसी का, हम तो पूछ रहे हैं कि शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये सवर्ण मुसलमान कब से ओबीसी में आ गए जो कर्नाटक में किया आपने? ये वोट जिहाद की बात क्यों करने लगे, ये पूछ रहे हैं। आज मुसलमान को ये आरक्षण है ना ओबीसी का, जो मुस्लिम भाई बहन हमारे ओबीसी, उनको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी का। ये हिंदू ओबीसी का रिजर्वेशन लूटकर अपने फेवरेट मुस्लिम ओबीसी को देना चाहते हैं। ये वोट जिहाद की बात करते हैं, ये संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून की बात करते हैं, ये राम मंदिर का, राम नाम का, रामकाज का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं देश बढ़ जाए। 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और इनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पर्सनल लॉ किसका है तेज जी? अल्पसंख्यकों में किसका पर्सनल लॉ है? लेकिन पंकज जी, इन सब के बीच चुनाव प्रचार में हम लोगों ने कई सारे अहम मुद्दों की बात की। आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास में, एक मैं सवाल उनसे ले लूं पहले, फिर उसकी प्रतिक्रिया। पंकज जी, एक जो अहम मुद्दा वो रहा संविधान को लेकर। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, संविधान की कॉपी लेकर पहुंचते हैं और लगभग सारे के सारे चुनावी सभाओं में संविधान की कॉपी दिखाकर कहते हैं कि इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करना चाहती है, बदलना चाहती है। जनता के बीच में एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की, ये चुनौती बन पा रहा है? देखिए तेजी, कांग्रेस पार्टी लगातार 2 चुनाव से झूठ बोलती थी, 10% सीटें नहीं जीत पाती, और संविधान की बात करने का कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। इन्होंने तो संविधान कुचल के आपातकाल लगा दिया था। 100 से अधिक संशोधन फिरोज गांधी जी के परिवार के लोगों ने किए, फिरोज गांधी जी के ससुर साहब ने, उनकी पत्नी जी ने, उनके पुत्र ने और बाकी लोगों ने, 100 से अधिक। और जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जहां धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं था, बाबा साहब चाहते तो नहीं कर सकते थे। ये बाबा साहब का ही विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर या अपने फेवरेट वोट बैंक को रिजर्वेशन देने के लिए। और हम तो सिर्फ इनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कब तक बाबा साहब के साथ छल कपट करेगी? पहले बाबा साहब का 40 में विरोध किया, 52 के चुनाव में, उपचुनाव में नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा गांधी जीते जी भारत रत्न, राजीव जी को मरने के तुरंत बाद, और बाबा साहब को भारत रत्न दिया बीजेपी की समर्थन की सरकार ने। इनको याद नहीं आई, पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, तो इन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों का विरोध किया, अब उनके संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये ठीक है धनंजय जी, बताइए, संविधान का विरोध आप लोग करते हैं और वो कहते हैं कि आप संविधान की पैरवी करने की बात करते हैं। ये मुद्दा जो लगातार अलग अलग मंचों के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है? देखिए, जो पंकज चतुर्वेदी जी है ना, उनके जो नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी,
वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शेयर होल्डर रहते हैं, सरकार बनाते हैं। मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार कौन बनाते हैं? इनके नेता जिनके 24 घंटा गुणगान करते, पहली बात। दूसरी बात, ये भारत भाजपा नेता सिर्फ इसका संविधान बदलने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें उस संविधान को लिखने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से नफरत करते हैं, इस वर्ग से नफरत करते हैं, इस वर्ग के अधिकारों को हनन करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस देश में 30 लाख खाली सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर उसकी भर्ती की प्रक्रिया होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को उसका लाभ मिलता, आरक्षण का लाभ मिलता। और नरेंद्र मोदी जी हो या आरएसएस से मोहन भागवत जी हो, ये तो हमेशा इस बात के खिलाफ रहे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कई बार कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 लोगों को लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको 400 सीट दीजिए, क्योंकि इस देश में संविधान को बदलना है। ये संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि आरएसएस और भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को से नफरत करते हैं, कि उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार दिया। जी, इन सबके बीच में इससे एक तरह की चुनावी सभा, चूंकि हम लगातार हर चीज को कवर कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बताते हैं, बीजेपी की भी। प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा किसी एक चुनावी सभा के दौरान ये कहा है कि वो क्या स्वयं बाबा साहेब भी आ जाएं तब भी इस संविधान को बदलने की स्थिति में नहीं है, ये संविधान ऐसे ही रहेगा, ये देश की मजबूती है, ये भी वो कह रहे हैं। चलिए अमर अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं एक बार, अमर अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं हम। एक विकसित भारत जिसके लिए दिन रात 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, और आगामी 5 साल एक विकसित भारत की नींव हमारे देश में डलने जा रही है, उसको सोच के मैंने मतदान किया है। जिनने मतदान किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनने नहीं किया उनसे आग्रह कि मतदान अवश्य करें, विकसित भारत की नींव के लिए करें। 10 साल प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उसको सोच को करें, और प्रधानमंत्री फिर से चुनने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के कमल छाप पे बटन दबाकर मतदान अवश्य करें। क्या लगता है मोदी जी के चेहरे के सामने तमाम जो कांग्रेस मुद्दे उठाई है, आरक्षण की, महंगाई की, संविधान की, ये सब मुद्दे नहीं चलने वाले? नहीं, 10 साल से तो उनके मुद्दे चल ही नहीं रहे हैं, और जनता को वो क्या मुद्दे बताएंगे? 55 साल उनकी सरकार रही। अमर अग्रवाल को आप सुन रहे थे, बिलासपुर से विधायक हैं। इस बीच लखनलाल देवांगन से कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पूरे परिवार के साथ, हमारे गाँव वासियों के साथ में हम लोगों ने मतदान किया है, और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के दिशा में हर लोग मतदान करें। हम तो सभी से अपील करेंगे कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सुबह से ही हर बूथ में आप भी दौरा कर रहे हैं, और जिस बूथ में अभी हम मौजूद हैं यहाँ भी काफ़ी संख्या में मतदाता पहुँच रहे हैं, और हज़ारों से ज़्यादा यहाँ पर संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। क्या समझा जाए इसे? देखिए, मतदाता में उत्साह है, और मतदाता हर कोई चाहता है अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपना सरकार चुने, अपना सांसद चुने। तो निश्चित तौर पर सब लोग में उत्साह है। और जिस मतदान केंद्र में मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरा घर है इस मतदान में, और यहीं हम लोग हमेशा मतदान करते आए हैं, और पूरे हमारे ग्रामवासी मतदान आज कर रहे हैं। यहाँ 2 पोलिंग बूथ है, दोनों पोलिंग बूथ में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी उत्साह है, और इस मतदान केंद्र को निर्वाचन आयोग ने आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया है। अच्छा, मुद्दों की बात करें और माहौल की देखें तो क्या लग रहा है, किस प्रकार का माहौल दिखा है पूरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, और आज क्या स्थिति है? देखिए, अभी हम लोगों ने 2 महीना तक लगातार आम जनों के पास में, भाई बहनों के पास में मिले हैं, आम मतदाता भाई बहनों में, और जिस तरह से हम प्रचार में जा रहे थे, लोगों का रुझान लग रहा है। हमारे साथ जो है वो लगातार मेहमान भी जुड़े हैं, जो वोटिंग को लेकर के और इलेक्शन को लेकर लगातार हमसे बातचीत भी कर रहे हैं। अगर बात करें आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 9 सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर मतदान तो जारी है, लेकिन वहां पर इसी बीच ईवीएम की मशीन जो है वो खराब हो चुकी है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीर है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से, और इसके बाद सागर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर, बिलासपुर, मुरैना, श्योपुर ईवीएम मशीन यहाँ पर खराब हो चुकी है। लंबी लाइनें लोगों की यहाँ पर लगी है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब मशीनें ठीक हो, जिसके बाद वो अपना मतदान करें। लेकिन इसी बीच लगातार एक खबरें जो है सामने आ रही है कि मशीनें खराब होती जा रही है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है, प्रशासन भी ये कह रहा है कि जल्द से जल्द मशीनों को यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो मतदाता है वो लगातार यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पोलिंग बूथ्स में कई जगह इस तरह के पोलिंग बूथ जहां एक ही जगह पर 3-4 पोलिंग बूथ होते हैं, उसमें से कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन के खराब होने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है, मतदान बाधित हुआ है। बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में वहां पर कुछ जगह पर मतदान प्रभावित होने की खबरें भी निकल के सामने आ रही है।
और लगातार हमारे साथ में पैनल बना हुआ है। धनंजय सिंह ठाकुर और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ में बने हुए हैं। धनंजय जी, अपनी बात आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उस बात को कंप्लीट कीजिएगा। और सवाल वही था कि लगातार चूंकि संविधान को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी आरोप आपके ऊपर भी लगाती है कि संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर गलत तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, बताइए। देखिए, 1993 में आप घटना याद करेगा व्यास जी, 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, संविधान को बदलने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया था और ड्राफ्ट गया था तत्कालीन राष्ट्रपति जो वेंकट रमन जी हैं उनके पास में गया, शायद के नारायण जी थे, मेरे को याद नाम नहीं आ रहा है, और उन्होंने उसमें साइन नहीं किए। बोले जिस संविधान की मैं शपथ लिया हूं उस संविधान को बदलने के ड्राफ्ट में साइन नहीं करूंगा, हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो लगातार चाहे मंचों के माध्यम से हो या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आरएसएस हो, भाजपा संविधान को बदलने की बात करती है। संविधान को बदलना और संविधान को संशोधन करना, ये दोनों में बेसिक अंतर है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी संविधान में संशोधन की, लेकिन उनकी पूरी जो मंशा रही है उस संविधान को बदलना है, क्योंकि वो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। उस संविधान से देश की हर वर्ग की रक्षा होती है, हर वर्ग का मौलिक अधिकार होता है उस संविधान से। उस संविधान ही ऐसा है जो आरएसएस और भाजपा के जो मनस्ता की राजनीति को भी रोकने का काम करते हैं। वो संविधान ऐसा है जो इस देश के हर वर्ग की रक्षा करते हैं, और यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असफल हो जाती है, इसलिए संविधान बदलने की बात करते हैं। मंचों के माध्यम से झूठ बोल के आप अपने इस प्रकार के जो निर्णय करते हैं, आपके पूर्वज के लोग, राजनीतिक पूर्वज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सरकार के से आप बच नहीं सकते हैं। इस देश ने देखा है जब कांग्रेस सरकार ने 76% आरक्षण इस प्रदेश में दिया जनता को, जिसमें एसटी थे, एससी थे, ओबीसी थे, ईडब्ल्यूएस वाले थे, उसको रोकने कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये क्या प्रमाण है? ये तो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्गों के और संविधान बदलने की इनकी मंशा दिख रही है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर यहां पर लगातार आरक्षण की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, संविधान को लेकर बातचीत हो रही है, और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये आज जो लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं उसके जरिए पता है। क्योंकि अब अंदर जाकर वो जनता किसके पक्ष में वोट डाल रही है ये जनता ही जाने, लेकिन जनता ने तमाम अहम मुद्दों को देखा, समझा, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से तमाम आम लोगों की भी, खास लोगों की भी, सब जगह पर लंबी कतारें। पंकज जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार विपक्ष ने उठाया वो है बेरोजगारी का मुद्दा। उस बेरोजगारी में आरक्षण के मुद्दों को भी वो जोड़ देते हैं कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा है जिसको लगातार लेकर घेरने की कोशिश, क्या कहेंगे इस पर पंकज जी? अभी धनंजय जी ने कहा कि 1993 में बीजेपी की सरकार थी, तो देश में तो 93 में बीजेपी की सरकार नहीं थी। कौन सा गणित धनंजय जी का है मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा मेरा उल्लेख है कि ऐसे ये लोग असत्य कथन करते हैं। दूसरा मेरा आगे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अरे सुन तो लो दादा, धनंजय भैया, नहीं मैं बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अरे 93 में नहीं थे भाई अटल जी प्रधानमंत्री, चेक करो एक बार रिकॉर्ड अपना। राहुल गांधी जी ने गलत बता दिया आपको। नहीं आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अरे भाई एक बार चेक कर लीजिएगा। राहुल गांधी से पूछना, राहुल गांधी से एक बार नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा। इंटर पॉलिटिक्स जो किया वो है ना, तो उनको याद है कि नहीं? आपको याद है? एक बार नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा। पंकज जी बताइए, अपनी बात कीजिए पंकज जी। राहुल गांधी जी ने गलत बता दिया आपको, वो कंफ्यूज है बेचारे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आग्रह कर रहा था कि बेरोजगारी जरूर है रितेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी, फिरोज गांधी का परिवार, कांग्रेस की प्रथम परिवार, सब बेरोजगार। खुद राहुल गांधी ने कहा कि रेल टिकट के पैसे नहीं है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी के सहयोगी मित्र आलमगीर के नौकर के पास, पीए के नौकर के पास 31 करोड़ नगद मिलते हैं। जहां तक आरक्षण की बात है, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विरोधी है। इन्होंने ओबीसी आरक्षण का कालीकल कमेटी का 1950 में विरोध किया। 1990 में जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन आया, तो राजीव गांधी जी जो कहते थे कि कांग्रेस में सब 85% भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने सदन में विरोध किया। और शर्म नहीं आती, आरक्षण की बात करते हैं ये। मैं तो सवाल खड़ा किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं करी थी, क्यों ले आए ये कर्नाटक में? शेख सैयद मुगल पठान जनरल में, नरेंद्र मोदी जी के प्रिय व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू लाए। ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर अपने मुस्लिम ओबीसी को देना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू लाए, नरेंद्र मोदी जी गड़बड़ियां करते हैं। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? वोट नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहे, एक मिनट रोक रहा हूं दोनों को। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं एक बार। And they are repenting it because they said because we lost Congress candidate last time, so our development is also stopped.
and this time we will not give chance to that complaint. किस तरह के बंदोबस्त है? नहीं, वो सब लोग बंदोबस्त पुलिस का हुआ। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस वक्त आप सुन रहे थे और अपनी बात वो रख रहे थे। और जाहिर सी बात तो क्योंकि वोटिंग है और वोटिंग के दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तीसरा चरण है, 93 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। बिल्कुल, लगातार मतदान जारी है, सभी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और एक बार फिर से IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक तस्वीर जरूर हमें भेजें जिसे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिससे सभी को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग आगे भी करना है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।